नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। पहली खबर गया से, जहां पर जिला प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहा है। जगह जगह आदर्श मतदान केंद्र मॉडल का प्रदर्शनी की जा रही है। आपको बता दें, साथ ही माइकिंग से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि मतदाता कोरोना के मद्देनजर पूरी सुरक्षा के लिए तैयार होकर ग्लव्स, मास्क का प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या में मतदान में भाग लें और इसको सफल बनाएं। इस संदर्भ में प्रोबेशनरी IAS जो जिले में मतदाता जागरूकता को देख रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग स्वीप यानी कि मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें जनरली जो पर्पस होता है वो है कि वोटर टर्नआउट को बढ़ाना, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, दिव्यांगजन को पार्टिसिपेशन बढ़ाना, उनको सूचना देना कि उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। इस बार जो हमारा मतदान कोविड-19 के समय में हो रहा है, तो इन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा कुछ और भी चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं जिन पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनमें से प्रमुख ये है कि कोविड-19 के समय पर निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं और मतदान के कर्मी दोनों के सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन तो वहीं बिहार विधानसभा के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपना नामांकन इमामगंज की सीट से दाखिल किया। वहीं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बीजेपी को हम पार्टी की सीट देने के लिए स्वागत किया है। भाजपा नेताओं के हम बयान का स्वागत करते हैं और मैं चिराग पासवान जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि 7 निश्चय में घोटाला हो रहा है तो आप सांसद हैं, आपके चचा, भाई, पिता सब केंद्र सरकार में सांसद हैं, आप सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए। देखिए, इस तरह के बयानबाजी से अब आपकी गोटी यहां बिहार में सेट होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के एनडीए में आप कहीं से शामिल नहीं हैं और अगर आपने कहीं भी एनडीए के नेताओं के तस्वीर का उपयोग किया तो चुनाव आयोग से लेकर हम कोर्ट तक घसीटेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी हालांकि देश के जरूर हैं, लेकिन अब आपके नहीं रहे। आप जिस तरीके से बार बार ये कहते थे कि हम एनडीए में हैं, हम एनडीए में हैं, एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि आप कहीं से एनडीए में नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम नहीं किया है तो पहले खुद अपने चचा, अपने भाई, अपने पिता सबको इस्तीफा कराइए, चूंकि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही आपकी राजनीति चल रही है। तो वहीं कैमूर से बिहार सरकार के खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद से चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन उन्होंने दाखिल किया। नामांकन के बाद बृजकिशोर बिंद पत्रकारों से बातचीत करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार हमारा चुनाव का मुद्दा विकास है। 15 सालों से हमारे क्षेत्र में काफी विकास हुआ, सभी के खेतों तक पानी पहुंचे। इस चुनाव में बिजली, सड़क, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार पूरे बिहार में विकास कर रही है। इसी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। शिक्षा, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तमाम मुद्दे पर सरकार खरी उतरी है। मुझे विश्वास है जनता मुझे आशीर्वाद देगी। हम सब एक हैं। जदयू जिला अध्यक्ष ने नाराज होने की कोई बात नहीं है। हमारा गठबंधन मजबूत है, सबकी सोच और विचारधारा एक है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास का नारा लेकर जनता के बीच जाएंगे। जी देखिए, हमारी सरकार पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर विकास की है। विकास के मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। चाहे विकास के क्षेत्र में शिक्षा हो, सिंचाई हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार खरी उतरी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी और पुनः फिर सदन में चुन करके मैं जाऊँगा। तो वहीं मधुबनी जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में किसान भवन परिसर में 38 झंझारपुर विधानसभा और आंशिक रूप से 37 राजनगर विधानसभा के सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में झंझारपुर विधानसभा के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और राजनगर विधानसभा के झंझारपुर अनुमंडल के अंदर पड़ने वाले आंध्रा ठाडी प्रखंड के सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने एक सेक्टर मजिस्ट्रेट से बारी बारी से चुनाव संबंधित सवाल पूछे। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट से बीयू, सीयू और वीवीपैट को जोड़ने और मशीन सीलिंग करने के संबंध में पूछा तो कोई सही जानकारी दे रहा था और कोई अटक कर बात कर रहा था। राजनगर के सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी डीएम ने सवाल पूछा, लेकिन संतुष्टि लायक जवाब नहीं दिया गया तो डीएम ने उन्हें समीक्षात्मक बैठक से निकलने का आदेश दे दिया, साथ ही बर्खास्तगी तक की चेतावनी दे दी।
खबर मुंगेर से, जहां पर एनडीए की तरफ से जेडीयू से शैलेश कुमार ने नामांकन भरा। जमालपुर विधानसभा सीट से शैलेश कुमार ने नामांकन भरा। समर्थकों के बीच भीड़ के साथ नामांकन करने पहुंचे शैलेश कुमार। आपको बता दें कि बीडीओ बीना मिश्रा के समक्ष नामांकन करने पहुंचे शैलेश कुमार। जमालपुर विधानसभा सीट से शैलेश कुमार ने अपना नामांकन भरा है। समर्थकों के भारी भीड़ के साथ नामांकन करने पहुंचे शैलेश कुमार। तो बीडीओ बीना मिश्रा के समक्ष नामांकन करने पहुंचे शैलेश कुमार। मुंगेर से एक खबर, जहां पर एनडीए की तरफ से जेडीयू से शैलेश कुमार ने अपना नामांकन भरा। तो वीडियो बीना मिश्रा के समक्ष नामांकन करने की बात सामने आई है। फिलहाल आपको बता दें, एनडीए की तरफ से जेडीयू से शैलेश कुमार ने नामांकन भरा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी के संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ कमल का साथ थामा है। प्रदेश अध्यक्ष ने वीआईपी पार्टी को 11 सीट देने का ऐलान किया। इस प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख मौजूद रहे। संजय जायसवाल ने कहा कि हम धन्यवाद देते हैं कि मुकेश सहनी को, जिन्होंने एनडीए में शामिल होकर गठबंधन को मजबूत बनाने का काम किया। पूरी मजबूती से हम जीत हासिल कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। तो वहीं गोपालगंज की हथुआ विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी और बिहार सरकार के मंत्री राम सेवक सिंह ने बयान दिया है कि हथुआ विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में एनडीए को जीत होगी और दोबारा से प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में नीतीश सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए, साथ ही लालू राबड़ी के जंगल राज से मुक्ति दिलाई। हथुआ विधानसभा से जदयू प्रत्याशी राम सेवक सिंह 13 अक्टूबर को नामांकन करने जा रहे हैं। राम सेवक सिंह ने सिर्फ अपनी जीत के लिए प्रति आश्वस्त नजर आए, बल्कि उनके मुताबिक जदयू के मुकाबले में कोई नहीं है। तो हम लोग के एनडीए से बिहार के चुनाव में बाहर हो गया। कल ही आप बयान सुने होंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का, कि उनका मतलब हम 4 पार्टी का ही गठबंधन रहेगा और उसके अतिरिक्त जो भी प्रधानमंत्री का पोस्टर बैनर में अगर करेगा, फोटो वगैरह लगाएगा, तो उस पर केस भी दर्ज करेगा। तो वहीं मुंगेर 165 विधानसभा से एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी प्रणव यादव नोडल अधिकारी खगेश चंद्र झा के सामने अपना नामांकन दर्ज कराने पहुंचे। तो मुंगेर 165 विधानसभा से जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये लोग बुलाने पर नहीं आए, ये लोग खुद आए, इसलिए करके पूरी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप अपना परिचय? मैं राजेश। का बिगुल बच चुका है। प्रथम चरण को लेकर नॉमिनेशन का 7वां दिन है। ऐसे में विभिन्न दलों के छोटे बड़े नेता नामांकन का काम कर रही हैं। नामांकन प्रक्रिया के 7वें दिन आज गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित कैंडिडेट बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम कुमार ने अपना नामांकन पर्चा भरा। इस बार प्रेम कुमार की टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार ओमनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव से है। फिलहाल प्रेम कुमार अभी बिहार सरकार में कृषि और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। और नामांकन करने जा रहा हूं जाकर के, और मुझे इस बात की खुशी है कि गया जी के भाइयों और बहनों के द्वारा लगातार मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है और लगातार 7 बार चुनाव लड़ने का जो मौका मिला है, इस विजय का श्रेय गया की जनता को देते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं, अपने नेताओं को देते हैं।
कि गया की जनता का जो आशीर्वाद मिला है लगातार, उसी का परिणाम है। मैं 7 बार क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला है। 8वीं बार हम नामांकन करने जा रहे हैं। पार्टी का आदेश हुआ था तो हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जा रहे नामांकन करने के लिए। और आने वाले समय में जो सबसे बड़ा संकट गया का पीने का पानी, तो गया में 2021 तक गंगा जल उद्वय योजना जो हमारी है 28 अरब 46 करोड़ रुपये लागत से, तो 2021 में गंगा जल हर घरों में पहुँचने का काम होगा। खबर भागलपुर से, जहां पर पूर्व विधानसभा सदस्य सदानंद सिंह के बेटे ने नामांकन किया। 45 सालों तक कांग्रेस पर सदानंद सिंह ने किया है राज और राजनीति से संन्यास लेने के बाद बेटे को मिला टिकट। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से सीट से चुनाव लड़ेंगे सदानंद सिंह के बेटे। तो वहीं रामगढ़ विधानसभा से राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह मोहनिया अनुमंडल कार्यालय निर्वाचित पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह के नामांकन दर्ज करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं इस दौरान सुधाकर सिंह ने बताया कि हमारा जनता के बीच मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। जो सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार है और कैमूर जिले में जो अब सरकार का पैसा आ रहा है, अधिकारी और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जिसे दूर करना मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा। ब्रेक के बाद खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर जनता के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ बना देश का पहला ऐसा राज्य जहां मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगी विद्युत संबंधी सेवाओं का लाभ। आपको बता रहे कि छत्तीसगढ़ में अब बिजली के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। 90% समस्याओं के त्वरित निदान में मददगार बनेगा मोर बिजली मोबाइल ऐप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर बिजली ऐप के नए फीचर्स का शुभारंभ किया। ऐप के जरिए अब हर मोबाइल बन जाएगा बिजली दफ्तर। तो मोबाइल पर ही पूरा बिजली का दफ्तर लाने की कोशिश की गई। 90% कामों को मोबाइल ऐप से ही कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां पर बिजली व्यवस्था के लिए इस तरीके से कोई एप्लीकेशन बनाई गई है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमले के विरोध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकारों ने प्रदेश पत्रकार यूनियन के तहत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दुर्ग के कलेक्टर परिसर के पास धरना स्थल में सारे पत्रकार एकजुट होकर विरोध करते नजर आए और प्रदेश में जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में कानून व्यवस्था पत्रकार कानून बनाए जाने की घोषणा की थी। बावजूद इसके आज तक सरकार बनने के बाद भी पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बनाया गया। रिव्यू कमेटी को भंग करो। हमारे लिए काफी है। भूपेश जी ने हमें आश्वस्त करके गया था कि साथियों मैं सुबह पत्रकार एकता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार यूनियन प्रदेश में हो रहे पत्रकारों पर हमले के विरोध में आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा दुर्ग में। इस सांकेतिक धरना में पूरे दुर्ग जिले के अलग अलग ब्लॉकों से पूरे पत्रकार यहाँ उपस्थित है। हमारी ये मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू हो ताकि पत्रकार अपने को सुरक्षित महसूस समझे, पत्रकार अपने को सुरक्षित महसूस सके इस प्रदेश में और अपनी कलम को अपनी ताकत को वो अपने कर्मों को अच्छे से भुना पाए और कर पाए। तो पत्रकार यूनियन के तहत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता रहे कि दुर्ग छत्तीसगढ़ के तमाम पत्रकार जो कि प्रदेश के पत्रकार यूनियन के तत्वाधान में यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये प्रदर्शन किए गए और पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की गई। तो प्रदेश यूनियन के साथ यहां पर दुर्ग में तमाम पत्रकार एक साथ, प्रिंट और टीवी मीडिया के तमाम पत्रकार एक साथ प्रदर्शन करते नजर आए। पत्रकार सुरक्षा नियम रिव्यू कमेटी को भंग करो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है जहां पर शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अनिश्चितकालीन धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक लफ्जों में कहा कि सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों पर कोई भी अनिश्चितकालीन धरना नहीं हो सकता।
चाहे वो शाहीन बाग हो या फिर कोई और जगह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। आने जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। विरोध और आने जाने के अधिकार में संतुलन बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने संसद से नागरिकता संशोधन कानून पास किया था, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इस कानून को धर्म के आधार पर बांटने वाला बताकर दिल्ली से शाहीन बाग से लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। शाहीन बाग में दिसंबर से मार्च तक कोरोना लॉकडाउन लगने तक सड़कों पर प्रदर्शन चला था। तो जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां पर शोपियां के अंदर सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 आतंकी। बीती रात शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली सफलता। इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की थी। शोपियां के सुगन इलाके के अंदर सेना का ऑपरेशन चला। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकियों का सफाया करना जारी है। बुधवार सुबह शोपियां जिले में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। यह ऑपरेशन शोपियां के सुगन इलाके में हुआ। यह एनकाउंटर बीती रात शुरू हुआ था, जब इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और 2-3 आतंकी घेरे में आ गए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर फिर बढ़े हैं और आतंकियों का खात्मा जारी है। इससे पहले हाल ही में पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर ठिकाने लगा दिया था।